मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे और स्वागत है आपका पवन बाग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, अब आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 1.4 जो कि एक कविता है, एक पोम है जिसका नाम है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई ये कविता है। तो हर बार की तरह है, आगे बढ़ने से पहले हम वार्मिंग अप के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। पेयर वर्क, टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू 7, है ना। 7 हमारे दुनिया में जितनी भी चीजें 7 नंबर में आती है, 7 संख्या में आती है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 डेज ऑफ द वीक, उसके बाद में बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो इसमें हमको कुछ 4-5 चीजें दी गई है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 आश्चर्य कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं उसके साथ। 7 वंडर्स कौन से हैं 7 आश्चर्य? नंबर 1, द ग्रेट वॉल। कहां पर? चाइना, ठीक है। नंबर 2, ताजमहल, इंडिया, ठीक है। नंबर 3, चिचेन इत्जा कहा जाता है, मायान सिटी, या फिर इसको चिचेन इत्जा कहते हैं, जो मायान सिटी में है, जो कि मेक्सिको में है ना। वो भी एक तरह का उसको हम कहेंगे पिरामिड ही है, पिरामिड ही कहेंगे हम उसको, है ना। उसके बाद में है पिरामिड्स, ये कहां पर है? इजिप्ट, ठीक है। सी देखिए, इसके बारे में मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि बहुत सारी, अगर आप इंटरनेट को भी ब्राउज करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत जगहों पर ऐसी चीजें मिलेंगी जहां पर 8 से 7 से ज्यादा वंडर्स दिए हुए हैं, और कहीं कहीं पर तो 7 वंडर्स जो दिए गए हैं वो भी अलग अलग है, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से लोगों ने उसको गढ़ा है, पर ये सारी चीजें बदल सकती है ना। इसमें कोई चीज बदल के आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद में माचू पिच्चू, ये जो एक एक तरह का ये कंस्ट्रक्शन वर्क है, माचू पिच्चू, ये कहां पर है? ये पेरू में है, ठीक है। छठा क्या है? छठा है क्राइस्ट द रिडीमर, है ना। ये क्राइस्ट द रिडीमर, ये कहां पे? ये ब्राजील में है। देखिए, आप पता नहीं आपने कभी देखा है या नहीं देखा है, पर ब्राजील जब हमको कहीं पर दिखाया जाता है तो वहां पर ऐसे यीशु का एक ऐसा बहुत बड़ा स्टैचू वहां पर है, ऐसा ऐसे हाथ फैलाए हुए, उसी वो बहुत ही बड़ा है स्टैचू, और उसी को क्राइस्ट द रिडीमर का नाम दिया गया है। और अगर 7वां हम बात करें तो 7वां है कोलोसियम। ये कहां पर है? ये रोम में, इटली में, है ना, आज के इटली में। ये क्या है? ये कोलोसियम है। एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर मतलब क्या होता है? ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना समझा जाता है। एम्फी थिएटर क्या होता है कि देखिए, थिएटर का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड, एनक्लोज्ड होता है ना। थिएटर जो नाट्यगृह हम जिसको कहते हैं, या चित्रपट गृह कहते हैं, वो कैसा होता है? सिनेमा जिसको हम कहते हैं, वो क्लोज्ड होता है, एनक्लोज्ड होता है, मतलब बंदिश होता है ना। उसमें 1000 कितने भी 600 800 1000 लोग बैठने की कैपेसिटी उसमें हो सकती है। पर पहले के काल में, जिसको 400 500 600 साल पहले, ये क्लोज थिएटर्स नहीं हुआ करते, एम्फी थिएटर्स हुआ करते थे, जहां पर लोग बैठते थे और अंदर बीच में सारी पूरी, मतलब चारों ओर से वो लोगों के बैठने की व्यवस्था उसमें होती थी, और बीच में अंदर कुछ भी काम किया जाता था, चाहे वो नाटक हो। नाटक भी उस जमाने में चारों ओर से देखे जाते थे, है ना।
तो इस तरह से वो एम्फी थिएटर, और वो ओपन टू स्काई होता था, मतलब उसमें लोगों के बैठने की व्यवस्था तो होती थी, पर वो पूरी तरह से ओपन होता था, उसे छप्पर जिसको हम कहते हैं, उसे कोई सीलिंग नहीं होता था, वो खुला ही होता था, आसमान, खुले आसमान में वो चीजें की जाती थी। तो ये सारे 7 वंडर्स हमने देखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 7 वंडर्स तो हमने देख लिए हैं, पर दूसरा जो सवाल है, या फिर दूसरा जो 7 का सवाल है, वो है 7 कॉन्टिनेंट्स, है ना। 7 खंड कौन से हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है। अभी ये नॉर्थ अमेरिका, इसको दो करते हैं। इन सारे नामों में एक बहुत ही अच्छी चीज है, जो थोड़ा सा विषय से हटकर मैं आपको बता रहा हूं, कि ये जो सारे नाम है ना, कॉन्टिनेंट्स, खंडों के जो सारे नाम अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो आपको पता चलेगा कि जिस अक्षर से उस खंड के नाम की शुरुआत होती है, उसी पर वो खत्म होता है। एशिया, ए से शुरुआत हुआ, ए पर खत्म हुआ। अमेरिका, ए से शुरुआत हुआ, ए पे खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया, ए पर शुरुआत हुआ, ए पर खत्म हुआ। अंटार्कटिका, ए पर शुरू हुआ, ए पर खत्म हुआ। यूरोप, ई पर शुरू हुआ, ई पर खत्म हुआ। अफ्रीका, ए पर शुरू हुआ, ए पर खत्म हुआ। इस तरह से उसमें एक देखिए, शब्दों के साथ जब आप खेलते हो तो वो सही तरीका होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, है ना। तो ये हो गया 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद में हमको देखना है 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, है ना। 7 कलर्स ऑफ द रेनबो क्या होता है? 7 कलर्स ऑफ द रेनबो क्या होते हैं? 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, है ना। रेनबो मतलब उसको इंद्रधनुष कहते हैं ना। तो उसके 7 रंग कौन से होते हैं? उसमें होता है रेड, दूसरा होता है ब्लू, तीसरा होता है ऑरेंज, चौथा होता है ग्रीन, ठीक है। रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन। उसके बाद में होता है येलो, उसके बाद में होता है इंडिगो, और साथ में उसमें होता है वायलेट। चलिए, ठीक है। उसके बाद में और क्या चीजें साथ में आती है? 7 सुर, 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक, सा, रे, ग, म, प, ध और नी, है ना। और फिर आठवां सा, है ना। सारे ग म प ध नि सा, ठीक है। इस तरह से ये 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक हमने देख लिए, 7 कलर्स ऑफ रेनबो देखा है, 7 वंडर्स देखे हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स भी हमने देख लिए, 7 सीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की 7 महासागर, 7 सीज। चलो, कौन सा है? सबसे पहले तो हम लेंगे आर्कटिक ओशन, नंबर 2 नॉर्थ अटलांटिक, तीसरा है साउथ अटलांटिक, ठीक है। उसके बाद में नॉर्थ पैसिफिक,
साउथ पैसिफिक, ठीक है, इंडियन ओशन, एंड सदर्न इंडियन ओशन। ठीक है, इस तरह से ये 7 सीज, 7 समंदर। आगे बढ़ना है और अगला सवाल जो है वो है कि हमारे जीवन में हमारे जीवन की तुलना बहुत सारी चीजों से की जा सकती है। जैसे यहां पर दिया गया है, लाइफ इज अ कीबोर्ड, बिकॉज इफ यू प्रेस द राइट कीज यू हैव टाइप्ड अ गुड डेस्टिनी। देखो, जीवन की तुलना कीबोर्ड के साथ की जाती है। अगर आप सही की दबाओगे तो एक अच्छा भविष्य आप खुद के लिए बना सकते, आप खुद के लिए टाइप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है सीजन्स। सीजन्स में क्या होता है कि देखिए, सीजन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो सीजन में क्या होता है कि जिस तरह से जीवन में सुख और दुख अदला बदल करके आते हैं, अल्टी पल्टी करके आते हैं, उसी तरह से सीजन्स भी एक सीजन के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद फिर से पहला, है ना, मतलब बारिश के बाद ठंड, उसके बाद फिर से गर्मी, और गर्मी के बाद फिर से बारिश। मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है, ऐसा समझना जरूरी नहीं है। इसीलिए देखिए, गौतम बुद्ध से पूछा गया था कि एक ऐसी सीख मुझे दीजिए। एक व्यक्ति ने, बहुत अमीर आदमी था, वो जानना चाह रहा था कि गौतम बुद्ध से मुझे एक चीज ऐसी बताओ जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो गौतम बुद्ध ने उनको एक मंत्र दिया, पर एक चीज है आप ध्यान में रखना हमेशा, और वो चीज है कि ये भी समय निकल जाएगा, है ना, ये भी समय निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा, ये क्या, मैं तो इतना बड़ा पैसे वाला आदमी हूं, मैं आपको इतने पैसे दे सकता था, आपने मुझे ये क्या सीख दी? नहीं, बोले अब जाओ, आपको आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, इसको सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। तो वो जैसे आदमी आगे चलते जाता है तो उसको नदी लगती है, बारिश जोरों की हुई है, नदी में पानी, उफान आया है, पानी बहुत भरा हुआ है, आगे नहीं जा सकता, रुक जाता है वहीं पर, खुद को बताता है, तो वो बोलता है कि अरे, गौतम बुद्ध ने कहा था संकट में इस चीज को याद करना, अच्छे जब आप बहुत खुश हो, आनंद में हो, तब भी उसको याद करना, जब आप दुखी हो तब भी उसको याद करना। तो वो वहां पर जाता है तो वो देखता है, अरे ये तो ऐसा हुआ, फिर अपने आप को आपसे कहता है कि ये भी वक्त निकल जाएगा, और वो रुक जाता है। फिर दूसरे दिन रात भर वो वहीं पर रुकता है, फिर नदी का पानी थोड़ा कम हो जाता है, फिर नदी पार करके जाता है, जंगल में आता है। जंगल में आता है तो रास्ता ही नहीं मिलता है, रास्ता ही नहीं मिलता है, तो फिर वहीं पर रुक जाता है, तो कहता है कि ये भी समय निकल जाएगा। और जब वो वहां पर रुकता है तो फिर उसको पंछियों की आवाज आने लगती है, और फिर वो उस आवाज की ओर जाते हुए देखता है तो उसे एक पगडंडी मिलती है, और उसके आधार पे वो जंगल से बाहर आ जाता है। और फिर वो जब अपने घर पहुंचता है तो बहुत सारे घर पे पहुंचने के बाद उसके बीवी बच्चे उसको बताते हैं कि भाई, शहर के जितने भी लोग थे, जितने लोगों के पास हमारे पैसे थे, सभी ने अपने पैसे लौटा दिए हैं। तो वो बहुत खुश हो जाता है, पर खुश होने के बाद वो खुद को कहता है कि ये भी वक्त निकल जाएगा, और धीरे धीरे फिर ये चीजें होती है। तो वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, हर बार उसमें बदलाव होता है, कभी सुख आता है तो दुख आता है, पर दुख आने के बाद फिर से सुख आना तय है, क्योंकि ये साइकिल है लाइफ। उसी तरह सीजन भी साइकिल में चलता है। एक दिन के साथ हम जीवन की तुलना कर सकते हैं। कैसे? जब दिन उगता है, इसका मतलब हमारा जन्म होता है, सवेरा होता है, हम बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती है। धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ने लग जाती है तो हम एक बच्चा होते हैं, बच्चे से फिर हम एक एडोलेसेंस जिसको हम कहते हैं, टीनेज होते हैं, फिर टीनेज से हम एडल्ट होते हैं, एडल्ट से मिडिल एज होते हैं। इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं, और आखिर में एक शाम होती है, हमारे जीवन की जो शाम होती है वो होता है बुढ़ापा। और जब रात होती है तो मतलब हम इस दुनिया से अलविदा ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जीवन को भी हम उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, या फिर रेस के साथ भी जीवन को हम कंपेयर कर सकते हैं। रेस जो होती है, मैच जो होती है, वो शुरू होने से पहले
किसी को भी पता नहीं होता है कि कौन जीतने वाला है ना। तो जब मैच शुरू होने वाली होती है तो कोई नहीं बता सकता कि कौन जीत रहा है। उसी तरह जब हम जन्म लेते हैं तो कोई नहीं बता सकता, ठीक है, भविष्यवेत्ताएं वगैरह वगैरह तुम्हारा देखकर बता सकते हैं इतना उतना, पर कोई नहीं बता सकता कि ये बच्चा, ये बच्ची आगे चलकर क्या बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से फिर वो जैसे बढ़ता है अपने कुछ सीखता जाता है, फिर धीरे 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 बड़ा हो जाता है, तब फिर जाकर के कहीं वो कुछ बनता है। तो इस तरह से हम रेस या मैच को भी कंपेयर, जिससे धीरे 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 मैच आगे बढ़ता है। तो कभी उसमें भी फिर कभी वो सफल होता है, कभी असफल होता है, सारी चीजों से सीखते हुए वो आगे बढ़ता है, और आखिर में मैच जाकर जब खत्म होता है, जब वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो सफल है या असफल है ना। जब वो जिंदा है तब हम नहीं, हाँ छोटी मोटी सफलताएं या असफलताएं आती रहती है, पर जीवन चलता रहता है। कोई भी ऐसा कहा जाता है कि नो लॉस इज परमानेंट अंटिल यू थिंक। जब तक आप नहीं सोचते हो तब तक कोई भी हार ये शाश्वत नहीं होती। मतलब जब तक आप नहीं सोचते कि भाई मैं हार चुका हूं, तब तक आप नहीं हार सकते, है ना। तो क्योंकि जीवन की जो यात्रा है वो निरंतर चलने वाली यात्रा है, वो रुकने वाली नहीं है। आज मुझे सफलता मिली है इसका मतलब ये सफलता मेरे जीवन भर के लिए मेरे काम आएगी, ऐसा नहीं। आज की सफलता आज के लिए, कल फिर से, है ना। मतलब मैच देखते ना, मैच देखते हैं तो मैच में भी कैसा होता है कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको 8-10 मैच जीतनी होती है ना। ऐसा नहीं कि पहली मैच जीत ली तो हो गया सब कुछ, नहीं। पहली मैच जीतने के बाद जब आप दूसरी मैच खेलने के लिए उतरते हो, फिर से जीरो से शुरुआत होती है ना। ऐसा नहीं है पिछले मैच में आपने, अगर इंडिया ने 350 रन बनाए हैं तो वो अगले मैच में भी उनको काम आएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगली मैच फिर से आपको जीरो से ही शुरू करनी होती है, और फिर कितनी रन आप बना पाते हो ये खुद आप तय करते हो, या फिर आपका परफॉर्मेंस तय करता है। फिर से दूसरी मैच जीतने के बाद फिर तीसरी मैच भी फिर से जीरो से शुरुआत होती है। उसी तरह जीवन भी होता है। एक सफलता जब आपको मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको जीवन भर काम आएगी, नहीं। वो सफलता वहीं पर खत्म हो जाती है, उसकी उसकी अहमियत, उसका महत्व वहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले दिन जब आप उठते हो तो एक नया दिन होता है, और नए दिन में आपको नई शुरुआत फिर से करनी होती है, और उस दिन आप सफल हो सकते हो, असफल भी हो सकते हो, पर वो सफलता जो है या फिर असफलता जो है, फिर से वो भी क्षणिक होती है, उसी काल के लिए होती है। आगे तीसरे दिन जब आप उठोगे तो फिर से एक नया दिन आपके लिए शुरू होगा। इस तरह से जीवन चलता रहता है। इस तरह से जीवन की तुलना हम मैच के साथ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में जीवन की तुलना हम हमारे क्या कहते हैं, किसी भी चीज से कर सकते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं नेचर के साथ, है ना। नेचर के साथ शुरुआत करते हैं। अभी नेचर के साथ शुरुआत करेंगे तो कैसे, बारिश के साथ कर सकते हैं, है ना। बारिश नेचर का एक भाग है, बारिश। तो बारिश के साथ कैसे शुरू होती है, धीरे 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 बढ़ती जाती है, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है, और फिर धीरे धीरे करके रुक जाती है। इस तरह से जीवन भी वैसे ही होता है। तो इस बहुत सारी चीजों से हम जीवन की तुलना कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है मैच द अप्रोक्सीमेट एजेस विद द स्टेजेस, है ना। आपकी जो एज होती है उसके उस स्टेज को क्या कहा जाता है, इसके साथ हमको मैच करना है। 1 से लेके 7 तक की मैचिंग पेयर्स है। एक है बर्थ टू 2 इयर्स, है ना। नंबर 2 है 3 to 12 years, 3 to 12 years। तीसरा है 13 से 17 साल, 13 to 17 years। चौथा है, अब ये 17 हो सकता है, इसको हम 19 भी कर सकते हैं, 18 to 44 years। बाद में 6 है 45 to 60 years। बाद में 60 to 75, में भी 75 to 80 years। और 8वां है 80 to above 80 years, है ना, 80 years एंड above, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो मैचेस हैं
वो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखने वाले हैं, इसको हम बार बार दोबारा नहीं लिखने वाले, ठीक है। अब ये जो समय होता है बर्थ से लेके 2 इयर्स तक का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेबीहुड और इन्फेंसी। बेबीहुड और इन्फेंसी, इन्फंट है ना, उसको इन्फंट कहा जाता है, उसको इन्फेंसी कहा जाता है, ठीक है। 3 to 12 इयर्स, ये जो एज होती है 3 to 12 इयर्स की, उसको कहा जाता है चाइल्डहुड, ठीक है। 13 से 17 की जो एज होती है उसको हम कहते हैं टीन एज, टीन एज या एडोलेसेंस, ठीक है। उसके बाद में 18 to 44 इयर्स, ये जो एज होती है उसको हम कहेंगे एडल्टहुड, एडल्टहुड, ठीक है। 45 to 60 इयर्स, इसको कहेंगे हम मिडिल एज, 60 to 75 to 80 इयर्स, ये जो एज ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं सीनियर सिटीजन, और 80 एंड अबाउ ये जो एज होती है उसको क्या कहते हैं हम? ओल्ड एज और सेकेंड चाइल्डहुड, बचपना, दूसरा बचपना, दूसरा बचपन हम उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। वार्मिंग अप तो हमने कर लिया है, अब हम देखने वाले हैं हमारे कवि के बारे में। विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616, 1564 से लेके 1616, was an English poet, playwright and actor, widely regarded as the greatest writer in English language and the world's prominent dramatist. अब देखिए, विलियम शेक्सपियर का नाम मुझे नहीं लगता कोई भी इंग्लिश पढ़ने वाले, इंग्लिश के विद्यार्थी को मालूम, इंग्लिश के छात्र को मालूम नहीं होगा, है ना। हमें सबको पता है विलियम शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर्स। इंग्लिश के एक महानतम लेखकों में उनकी गणना होती है, सबसे महान लेखक भी उनको अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। पर क्या वो सिर्फ लेखक है? तो वो कवि भी है, लेखक है, उसके साथ साथ वो एक एक्टर भी रह चुके हैं, है ना। मतलब उन्होंने नाटक में काम करना शुरू किया था, और जब देखिए अब छोटी सी उनकी जीवनी अगर बतानी है तो उनकी शुरुआत असल में एक एक्टर के तौर पर हुई थी। उनकी शुरुआत जो हुई थी वो एक्टर के तौर पर हुई थी। वो एक्टिंग करने के लिए लंदन आए थे, स्ट्रैटफोर्ड एंड एवन, ये उनका जो जन्म गांव है, वहां से वो लंदन में आए थे एक्टिंग करने के लिए। और एक्टिंग करते हुए उन्हें पता चला, या फिर उन्हें ऐसा लगा कि जो स्क्रिप्ट्स है या फिर जो कहानियां हैं, जो नाटक लिखे गए हैं वो बहुत ही कम है या फिर उतने अच्छे नहीं है। तो उन्होंने खुद फिर नाटक लिखना शुरू कर दिया, और इस तरह से वो नाटक लिखने के क्षेत्र में, और लिखते लिखते फिर उन्होंने कविताएं भी लिखी, है। वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट, दुनिया के वो एक बहुत ही मशहूर और जाने माने नाटककार उनको समझा जाता है। He is often called England's national poet and the bard of Avon, और उनको इंग्लैंड का नेशनल पोएट हमेशा कहा जाता है, और उनको बार्ड ऑफ एवन की पदवी से भी नवाजा गया है। उनको कहा जाता है बार्ड ऑफ एवन। बार्ड मतलब क्या होता है? पोएट, पोएट ऑफ एवन। एवन मतलब वो जो स्ट्रैटफोर्ड एंड ऑन एवन जो नाम का गांव है जहां पर उनका जन्म हुआ था, वहां के कवि, ऐसा उनको माना जाता है, बार्ड ऑफ एवन। This poem is taken from his play As You Like It। पर ये जो प्रस्तुत कविता है, ये कविता उनके एक नाटक एज यू लाइक इट नाम का जो है, उस नाटक से ये कविता ली गई है। Here he compares the world to a stage, और यहाँ पर उन्होंने इस दुनिया की तुलना स्टेज के साथ की है
किस तरह से दुनिया और स्टेज में साम्य है, किस तरह से दुनिया और स्टेज एक ही जैसे है, इसकी तुलना उन्होंने की है। वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज एनेक्टेड, है ना। मतलब ये दुनिया जो है एक स्टेज है, यहाँ पर किस तरह से इंसान जन्म लेने के बाद किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है, किस तरह से अपनी भूमिका अदा करता है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। और इसमें वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते हैं, तो उसको उन्होंने 7 भागों में बांटा है ना। उन्होंने इंसान या फिर जो व्यक्ति होता है, एक इंसान होता है, उसके जीवन की जो 7 अलग अलग क्या कहते हैं स्टेजेस होते हैं, 7 अलग अलग उसके जो पार्ट्स उसको प्ले करने होते हैं, उसकी 7 अलग अलग भूमिकाएं वो निभाता है। तो वो 7 भूमिकाओं के बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा है, और वो एक एक करके वो भूमिकाओं के बारे में बात करते हैं। तो किस तरह से जन्म के बाद, जन्म होने के बाद क्या करता है, उसके बाद बढ़ने थोड़ा सा बड़ा होने के बाद क्या करता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या, इस तरह से 7 भागों के बारे में उन्होंने बात की है। तो ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित कविता है। विलियम शेक्सपियर दुनिया के जाने माने कवि नहीं, लेखक नहीं, तो नाटककार भी माने जाते हैं, और उनको बहुत ज्यादा बहुत उनकी ख्याति जो है एक एक्टर के तौर पर भी है, पर एक्टर से ज्यादा उनको लेखक और कवि माना जाता है। और इस प्रस्तुत कविता में उन्होंने जीवन की तुलना स्टेज से की है। स्टेज मतलब थिएटर जो कहते हैं हम उसको, नाटक से या फिर नाट्यगृह से, नाटक से उन्होंने उसकी तुलना की है कि किस तरह से नाट्यगृह जो होता है, कैसे वो स्टेज के हिसाब से वो काम करते हैं। जीवन हमारा किस तरह से स्टेज के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर उसके दोनों के अंदर क्या साम्य है ना, इसके बारे में उन्होंने बात की है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पवन बाग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस, नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।